Good morning, students. So today we'll discuss Newton's second law of motion and momentum. Means what is the relation between Newton's second law and momentum. See, to understand this, we'll take few examples before we learn what is momentum. वो कहते हैं कि in the game of tennis, if the ball hits the player, he is not hurt. And but if when a cricket ball is moving at the same speed as the table tennis ball hits the spectator, he is hurt. तो दोनों केसेस में क्या है कि टेबल टेनिस की बॉल अगर स्पेक्टेटर को लगती है और उसी स्पीड से क्रिकेट बॉल लगती है तो क्रिकेट बॉल स्पेक्टेटर को हिट कर सकती है, जबकि टेनिस बॉल से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, अ ट्रक इज मूविंग at the speed as low as 5 meter per second may kill a person. ट्रक बेसिकली अगर स्लो स्पीड पे भी जा रहा है और उसके सामने कोई पर्सन आ जाता है तो उसको भी वो किल कर सकता है. एंड दिस इज अगेन बिकॉज द हैवी मास ऑफ द ट्रक, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है. अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास फायर्ड फ्रॉम ए गन मे किल ए पर्सन. एक बुलेट का मास बहुत कम होता है बट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से वो पर्सन को किल कर सकती है बिकॉज ऑफ द लार्ज वेलोसिटी. तो आपने देखा कि तीनों एग्जाम्पल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, या तो मास या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अगर मास ज़्यादा है तो फ़र्क पड़ता है, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी फ़र्क पड़ता है, और अगर दोनों ज़्यादा हैं फिर तो फ़र्क पड़ेगा ही. तो मोमेंटम क्या है? So linear momentum or momentum is of a body is defined as the product of mass and velocity of the object. Momentum of a body is defined as the product of mass and velocity. If m is the mass of the body and v is the velocity of the body, और momentum को हम p से represent करते हैं. So p is equal to m into v, means momentum is equal to the product of mass and velocity. Mass and velocity. और अगर आप देखो, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो मोमेंटम भी ज़ीरो. और मास तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मास कैन नेवर बी ज़ीरो. तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो किसी ऑब्जेक्ट की तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. दोनों में से मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो फिर मोमेंटम भी ज़ीरो है. एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इज ज़ीरो, और अ बॉडी एट रेस्ट पोजेसेस नो लीनियर मोमेंटम. यानी अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो आएगा. एंड लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मींस ये वेक्टर क्वांटिटी पोजेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, तो फिर मोमेंटम में भी डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और यूनिट तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो. देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट अस सी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है बेटे, और मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. तो फिर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड. सो द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. दिस इज मोमेंटम. एक बार फिर से देखो यहाँ से देखो. The linear momentum of a body is defined as a product of mass and velocity. यानी momentum is equal to mass into velocity. और momentum को p से रिप्रेजेंट करेंगे, मास m है और वेलोसिटी v. Therefore momentum is defined as a product of mass and velocity. और यूनिट निकालना हो तो मास का यूनिट केजी और इसका मीटर पर सेकेंड. सो द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड एंड इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. तो ये था बेटे मोमेंटम. अब हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, और फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकेंड लॉ एंड मोमेंटम. सो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the extended force applied on the body
and this change takes place always in the direction of the applied force. एक बार फिर से देखो, momentum is defined as the rate of change of momentum. Force is defined as the rate of change of momentum. The rate of change of linear momentum of a body is defined as as directly proportional to the force applied on the body, and this change takes place in the direction of applied force. और दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं, यहाँ से देखो, force applied is directly proportional to the rate of change of momentum. Rate of change of momentum. It means that when a bigger force is applied on the body, its linear momentum changes at a faster rate, and vice versa. Further, the momentum will change always in the direction of the applied force. आओ इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखें. The mathematical formula of Newton's second law of motion. Let m be the mass of the body, और u initial velocity है. F is the force applied on the body, and t is the time for which the force is applied, and v is the final velocity. फिर से देखो, m mass, u initial velocity, v final velocity. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, u initial velocity होती है, v final velocity. f फोर्स है और t टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड. और मोमेंटम क्या होता है बेटे? मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इंटू वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, m इंटू यू. और उसी तरह से फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, m इंटू वी. पहले मोमेंटम को, इनिशियल मोमेंटम को P1 और दूसरे मोमेंटम को, फाइनल मोमेंटम को P2. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? P2 माइनस P1. अब इनकी वैल्यू पुट करो, mv माइनस mu, m कॉमन आगे, m इंटू वी माइनस यू. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हो तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. और न्यूटन, आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो ये a है, दिस इज एक्सेलरेशन. तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा m इंटू a प्रोपोर्शनल टू f. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. और अब ये बन गया, देखो, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू ma. F इज प्रोपोर्शनल टू ma. और जब भी हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. तो F इज इक्वल टू KMA, वेयर K इज कॉल्ड द कांस्टेंट. और ऐसा ही सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma. एंड इसका मतलब क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. तो यहाँ से एक फोर्स की एक और डेफिनेशन आती है. पहले फोर्स को मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया था. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और यहाँ से क्या आ रहा है? फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. मास एंड एक्सेलरेशन. और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया था. F इज इक्वल टू ma हो गया. m क्या होता है? मास. मास का यूनिट क्या है? kg. और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फोर्स का एक और यूनिट आ गया, मीटर. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आप चाहो तो फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, या फिर फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन. सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. और द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन, या फिर आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं. तो 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो यहाँ से डेफिनेशन निकलती है. इस ये भी और ये भी दोनों अगर 1 हो जाएं तो फिर न्यूटन भी 1 हो जाएगा, फोर्स भी 1 न्यूटन हो जाएगी. अगर मास 1 kg हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो फिर फोर्स भी 1 न्यूटन हो जाएगी. तो 1 न्यूटन को एक्सप्लेन करेंगे तो 1 न्यूटन इज द फोर्स, और 1 न्यूटन फोर्स इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg. मास m1 a1, तो F भी 1 आ जाएगा बेटे, 1 न्यूटन.
तो एक बार फिर से देखो बेटे, ये दोबारा से एक बार इसको डिफाइन करते हैं। मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज, ये एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम इसको अब प्रूव करते हैं। लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करते थे मोशन में, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एंड लेफ्ट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज f। फोर्स को f से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड इज t, यानी जितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई की है उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम को हम p1 कह देते हैं, तो m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यानी mu हो गया। और फाइनल मोमेंटम को p2 कहेंगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी m इंटू v। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज p2 माइनस p1। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, p2 इज mv और p1 इज mu, m कॉमन लिया तो v माइनस m इंटू v माइनस u, चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये आपको फर्स्ट चैप्टर से पता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम से अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो इस एक्सप्रेशन में v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा, a। सो f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। f इज फोर्स और मास और ये एक्सेलेरेशन। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। ये भी फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई। यानी फोर्स एक तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड नाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। ये जो साइन है बेटे, इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जब दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे मान लो a इज प्रोपोर्शनल टू b, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इट मीन्स अगर a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, a कम होगा तो b भी कम होगा। और दूसरा होता है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, अगर a और b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वही है। यानी अगर a बढ़ेगा तो b कम होगा, और अगर a कम होगा तो b बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स दोनों चीज़ें या तो एक साथ बढ़ेंगी या एक साथ कम होंगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आ रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, यानी इन दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा, मास या एक्सेलेरेशन, तो फोर्स भी बढ़ेगी। अब जब भी हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, यानी कि साइन बीच में इक्वल टू लाना होता है, तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट के बारे में आगे भी डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन ये याद रखो कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे टू मेक एन इक्वेशन, कोई फार्मूला बनाने के लिए, तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यानी कांस्टेंट ये वो चीज़ है जो बाकी मास और एक्सेलरेशन के अलावा भी तीसरी चीज़ एक और है जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करती है, और उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, बट किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो फोर्स को एक्चुअली डिफाइन करने के लिए ये भी आएगा, और यहाँ पे हमेशा k की वैल्यू SI सिस्टम में 1 आएगी। इस कांस्टेंट की वैल्यू SI सिस्टम में 1 है, इसलिए इसको 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू ma तो ma ही आएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, और फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे थे, यहाँ पे आप इक्वल टू कह सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। और अब यहाँ से
आप देखो मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। यानी कोई फोर्स अगर 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे तो फोर्स 1 न्यूटन होता है। तो ये था बेटे रिलेशन बिटवीन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड मोमेंटम। और अब देखो न्यूटन, वो कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, और m इंटू ए क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। और अगर फोर्स जीरो हो, ये जीरो हो जाएगा बेटे, तो फिर m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर v माइनस यू जीरो हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू यू। v का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट द टाइम t व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। यही तो कहते हैं कि जब फोर्स जीरो होगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी, तो बॉडी अगर रेस्ट में है, यानी अगर u जीरो होगा तो v भी जीरो होगा, तो बॉडी रेस्ट पे है। और अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो तब भी वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी, सेम स्पीड से मूव करती रहेगी। एंड सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट हाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल जिसमें ये बात प्रूव होती है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस, नाउ कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आपने देखा होगा जब भी कोई प्लेयर क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो हाथ को पीछे की तरफ ले आता है। इट ब्रिंग्स द हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और उसका लॉजिक क्या होता है? उसका लॉजिक सिंपल ये होता है कि जब बॉल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से प्लेयर के पास आ रही है और उसको कैच करने के लिए वो हाथ को पीछे ले जाता है, इसका मतलब सिंपल होता है कि उसको टाइम ज़्यादा देना होता है। देखो फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम लगेगी। तो टू इंक्रीज द टाइम सो एज टू रिड्यूस द फोर्स, अदरवाइज अगर वो उसी स्पीड पे उसकी मोमेंटम को कम टाइम में जीरो करेगा तो उसके हाथ को चोट लग सकती है और उसी चोट में उससे कैच भी छूट सकता है। इसलिए हाथ को पीछे ले जाने से लॉजिक सिंपल जो होता है वो टाइम को बढ़ाना होता है। जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम लगेगी। ऐसे ही हाई जंप जब जैसे हाई जंप करते हैं तो हाई जंप में आपने देखा होगा पोल से जंप मारते हैं और दूसरी साइड पे कुशन पड़ा होता है, एक गद्दा पड़ा होता है जिसपे प्लेयर जंप करता है। उसका लॉजिक भी क्या है? वो दूर से भागता हुआ आता है और जनरली इंटरनेशनल उसमें जो है सिर के बल जंप, पीठ के बल, बैक के बल जंप लिया जाता है। और दूसरी साइड पे कुशन, अगर वो कुशन ना होगा तो जो प्लेयर है वो सीधा ज़मीन पे जाके गिरेगा और वो अपने आप को इंजर्ड कर लेगा, वो दोबारा जंप ही नहीं कर पाएगा। तो कुशन से मतलब क्या होता है? कुशन पे जब वो जंप करता है बैक के बल पे तो वो कुशन अंदर तक जाता है और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम जितना ज़्यादा लगेगा फोर्स उतनी ही कम लगेगी, इसलिए प्लेयर को चोट नहीं लगती है। यूज ऑफ सीट बेल्ट। कार में जो सीट बेल्ट लगी होती है उसका लॉजिक क्या होता है कि मान लो कि आप 80-90 की स्पीड पे जा रहे हो और अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है? वो सीट बेल्ट का क्या लॉजिक है? जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे कम हो, अचानक कम ना हो, तो उसके लिए टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही फोर्स कम लगेगी, जिससे जो ड्राइवर है या जो दूसरे उसके साथ बैठा है उसको चोट कम लगेगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जब भी हमें फोर्स को रिड्यूस करना होगा तो हम टाइम को इंक्रीज करेंगे एज टू रिड्यूस द फोर्स, और अगर हमें फोर्स को बढ़ाना होगा तो टाइम को कम करेंगे सो एज टू इंक्रीज द फोर्स। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. So in the live class we'll discuss some more examples. So this is Newton's second law of motion.
and momentum.